गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। दोस्तों, किन्हीं स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं इधर बीच आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले पाई, जिसके कारण से काफ़ी लंबा गैप हो गया। उसके लिए मुझे माफ़ करेगा, लेकिन फिर से हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करेंगे और आज से हम 23 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जो अब इवेंट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, उन्हें हम आज से डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आप लोग की होली अच्छे से बीती होगी और इसी के साथ साथ आप लोग अपनी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि यूपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के अपने सेशन पे और अपने सबसे पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि किसने लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? चेन लॉन्ग, विक्टर एक्सेल्सन, केंटा मोमोटा, एंडरसन एंटोसेन। करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, लक्ष्य सेन ने। तो बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये डेनमार्क के हैं। विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने लक्ष्य सेन को हराया है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। हम लोगों ने इस प्रश्न को पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से ये प्रश्न आ गया। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए, इसका जो आयोजन किया गया था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का बर्मिंघम में किया गया था और इस मुकाबले के दौरान देखा जाए तो एक्सेल्सन ने 53 मिनट में लक्ष्य सेन को 21-10 और 21-15 से मात दी है, पराजित किया है। तो काफ़ी देखा जाए भारी अंतर पे इन्होंने लक्ष्य सेन को पराजित किया है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 21 मार्च को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस या फिर विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस? करेक्ट आंसर इज डी है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस जो है वो 21 मार्च को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 21 मार्च को देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक दिवस और भी मनाया जाता है, वो हम देखेंगे। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस दिवस से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आ जाता है और एक दिन में जो है 3 से 4 दिवस मनाया जा रहा है, तो इसलिए प्रश्नों को इस तरीके से पूछा गया है कि आपके सारे दिवस रिवीजन हो जाए। देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाए जाने का उद्देश्य क्या है कि वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, और इसी के साथ साथ इस वर्ष की जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? वन सतत उत्पादन और खपत इस वर्ष की थीम थी। अगर हम विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की बात करें तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की? समावेश का मतलब, इंक्लूजन मीन्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है और इसकी देखिए उद्देश्य क्या है कि ये कविता की अगर बात करें तो ये मानवता के सबसे बहुमूल्य रूपों में से एक सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान को दर्शाने के लिए जो है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यानी कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वो देखिए 20 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि जो मौखिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं और जो मौखिक स्वच्छता के बारे में लोगों को जो है जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो मौखिक स्वास्थ्य के मुद्दे और मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो 2021 से 22 के विषय पर थी। मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2021 से 23 का विषय जो था वो था अपने मुंह पर गर्व करें, यानी कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए मैंने आपसे ये भी बताया कि 21 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है और उसका देखिए 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए प्रत्येक 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की बात करें, यानी कि इस दिवस की जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष की उसकी थीम क्या थी? जातिवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए आवाज़, इस विषय पर आधारित इसकी थीम थी। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी मेरा प्रश्न देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में। आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ताकि वन दिवस और जैव विविधता दिवस में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ल्यामितीय 2022 का आयोजन किया जा रहा है? सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेशल्स और भारतीय सेना, जो सेशल्स की सेना है और भारतीय सेना के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है ल्यामितीय। ठीक है, तो भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ल्यामितीय 2022 का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए सेशल्स रक्षा अकेडमी सेशल्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि कब से कब तक चलेगा? ये किया जाएगा यहाँ पे 22 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? सेशल्स की रक्षा अकेडमी जो है सेशल्स में, वहाँ पे इसका ल्यामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। इस अभ्यास के उद्देश्य देखिए क्या है कि अर्ध शहरी वातावरण में शत्रु बलों के खिलाफ विभिन्न अभियानों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करना। तो दोनों देशों के बीच में जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो दुश्मन देश के द्वारा जो भी कुछ अगर आक्रमण किया गया उस दौरान जो कुछ भी उनके खिलाफ जो अभियान किया गया देशों के द्वारा, इन दोनों देशों के द्वारा, उनका क्या अनुभव था, ये दोनों देश एक दूसरे से साझा करेंगे और संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करेंगे। भारतीय सैन्य दल में देखिए कौन इस सैनिक जो शामिल किए गए थे, तो 2/3 गोरखा राइफल समूह, ठीक है, पीरकंठी बटालियन के सैनिक जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चूँकि हम सेशल्स की बात करें तो ये इस देखा जाए कि अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के ईस्ट में एक स्थित द्वीपीय देश है। ठीक है, सेशल्स, और ये हिंद महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश है। और सेशल्स की जिससे राजधानी विक्टोरिया है और यहाँ की जो मुद्रा है सेशल्स की वो है सेशल्सी रुपया है। अगर हम बात करें ये किस कॉन्टिनेंट का भाग है, तो ये सेशल्स जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेशल्स के वो हैं वेवेल रामकलावन। ठीक है, आपको लग रहा होगा हिंदी नाम है, हाँ, तो इनके जो पूर्वज थे वो बिहार से ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, इनके जो पूर्वज थे वो बिहार से संबंधित थे। तो ये जो है वेवेल रामकलावन जो है ये यहाँ के सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगली प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात आसनी के नाम का सुझाव किस देश ने दिया था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। करेक्ट आंसर इस डी है, श्रीलंका ने दिया था चक्रवात आसनी के नाम का सुझाव। तो अभी यहाँ पे देखा जाए जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और ऐसा जो है मौसमी विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो इसी हफ्ते के दौरान जो है चक्रवात में परिवर्तित हो सकता है। और जब ये चक्रवात जो ये तूफानी चक्रवात जब आएगा तो उसे आसनी कहा जाएगा, माफ़ करिएगा, जिसको कि आसनी है यहाँ पे। ठीक है, और जिसको कि किसके द्वारा ये नाम दिया गया? श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया। देखिए नामकरण पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भारत के मौसम विभाग हैं उनके अनुसार बताया जाए तो यह चक्रवात जो है उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने और यहाँ पे यानी कि कल तक ये माना जा रहा था कि 22 मार्च को यह जो है उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटों पे पहुँचने की इसमें भविष्यवाणी की गई थी भारतीय जो है मौसम विभाग। इस चक्रवात ने देखिए प्रभावित किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछा गया आपसे कि एक चक्रवात पूछा गया और ये पूछा गया था कि किस क्षेत्र को जो है इस चक्रवात ने प्रभावित किया। नामकरण पूछता है आपसे और आपसे ये जरूर पूछा जाता है किस क्षेत्र में जो है ये पनपा ये चक्रवात। तो ध्यान रखिएगा आसनी, जिसको श्रीलंका के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया है। अगले प्रश्न पे कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? टैमी ब्यूटमोन, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या फिर पूनम यादव। करंट यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। इनकी तस्वीर देख रहे हैं और ये सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई, पहली महिला खिलाड़ी। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है क्रिकेट चल रहा है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, और इसी दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली ये विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने देखा जाए न्यूजीलैंड में जो कि आईसीसी विश्व कप महिला विश्व कप चल रहा है 2022 में, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में जो है इन्होंने अपने करियर का 250वां विकेट लिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चूँकि ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है झूलन गोस्वामी ने। तो ये रिकॉर्ड किसके खिलाफ इन्होंने बनाया है?
तो इंग्लैंड का इन्होंने विकेट लिया है। और इन्होंने देखा जाए तो किसको आउट किया था, तो टैमी ब्यूटमोंड को, ठीक है, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको इन्होंने आउट किया और इसी के साथ इन्होंने ये जो है उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 250वां विकेट इन्होंने लिया। झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड के खिलाफ किसको इन्होंने आउट किया था, तो टैमी ब्यूटमोंड को इन्होंने आउट किया है, ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने दिशांक ऐप विकसित किया है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर इस सी है, कर्नाटक ने विकसित किया है दिशांक ऐप। तो यहाँ पे दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में इसको विकसित किया गया है और किस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, कि भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। यहाँ पे कर्नाटक के राज्य विभाग की सर्विस सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई दिशांक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, ठीक है। इस ऐप के देखिए अगर हम खूबियों की बात करें तो दिशांक ऐप भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें कि भूमि मालिक का नाम होगा, भूमि की सीमा होगी, स्वामित्व के प्रकार होंगे, भूमि के प्रकार बताया जाएगा, मुकदमेबाजी, भूमि श्रेणी और भूमि पर किए जा रहे किसी भी अन्य सक्रिय लेन देन इसमें शामिल किया जाएगा इस ऐप में। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दिशांक ऐप है वो भूमि डेटाबेस में जो दर्ज भूमि के बारे में जो है जानकारी का, इसमें जितनी भी जानकारी इसमें उपलब्ध होगी उससे नागरिकों को नागरिक जो होंगे वो आसानी से इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें देखा जाए इसके फ़ायदे इसमें देखा जाए तो जो भूमि विवाद हैं, भूमि विवादों को कम करने में ये ऐप मदद कर सकता है। भूमि अभिलेखों के जो रख रखाव हैं उनमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने में ये ऐप जो है हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर भी जो कर्नाटक की सरकार है उनके अनुसार देखा जाए तो ये जो ऐप का जो मूल उद्देश्य बताया गया है वो केवल भूमि की मूल स्थिति पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, कि भूमि की ये जो मूल स्थिति क्या है ये बताया गया है। और ये किसी भी तरह का जो है भूमि संबंधी विवाद में ये जो ऐप का उपयोग जो है किसी कानूनी उद्देश्य से नहीं किया जा सकेगा, ये ऐसा जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो दिशांक ऐप को जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया। चूँकि कर्नाटक की बात करें तो ये देखिए आपके सामने भारत का मैप है और भारत की जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी भारत में, तो यहाँ पे देखिए आपको कर्नाटक दिख रहा है, ठीक है। कर्नाटक जिसकी सीमा देख लीजिए, उत्तर में यहाँ पे महाराष्ट्र से, फिर यहाँ पे तेलंगाना से और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक से जो है केरल से इसकी सीमा लगती है, साथ ही साथ गोवा से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। कर्नाटक की जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रशांत झावेरी, दीपक कुमार, सूरज सिंह या फिर विकास कपूर। करेक्ट आंसर इस ए है, प्रशांत झावेरी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्लिपकार्ट हेल्थ ने प्रशांत झावेरी को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की बात करें तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले प्रशांत झावेरी जो है वो अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडीबडी के सीईओ थे, ठीक है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियर ट्रिप ये फ्लिपकार्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल कॉमर्स उद्यमों में से एक है, ठीक है। लेकिन नियुक्तियों से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्लिपकार्ट हेल्थ के जो सीईओ हैं वो हेल्थ प्लस के जो सीईओ बनाए गए और प्रशांत झावेरी को बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 10वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान है, 120वां स्थान है, 128वां, 133वां या फिर 136वां। करेक्ट आंसर इस डी है, 136वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में देखिए किसकी हेल्प ली गई, सहयोग लिया गया, तो गैलप वर्ल्ड पोल और लाइडर्स रजिस्टर फाउंडेशन के डेटा का सहयोग
लिया गया। ध्यान रखिएगा ये जो वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट है वो इसी यानी कि ये जो पोल डेटा है यानी कि गैलप वर्ल्ड पोल डेटा इसी के द्वारा ये संचालित किया जाता है। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसी के द्वारा जो है ये संचालित किया जाता है और इसी नेटवर्क के द्वारा जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात किया जाए वर्ष 2022 में, तो इस बार लगातार फिनलैंड 5वें वर्ष भी जो है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल जो देश है लगातार 5 सालों से वो फिनलैंड है। ठीक है, दूसरे स्थान की बात किया जाए तो डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे बात किया जाए तो आइसलैंड है। ठीक है, भारत की स्थिति की बात किया जाए तो वैसे तो देखा जाए इस रिपोर्ट में 150 देशों को शामिल किया जाता था, लेकिन इस वर्ष 146 देशों को शामिल किया गया है और इस वर्ष भारत की 136वीं रैंक है। ठीक है, देखिए मात्र 10 स्थान, वो बहुत ही बुरी स्थिति है इस रिपोर्ट में। वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2021 की भारत में, तो इस वर्ष जो है 149 देशों में भारत की जो स्थिति थी वो 139वीं थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं यहाँ पे देश कम हुए हैं, एज इट इज़ अगर देखा जाए तो स्थिति वही है। ठीक है, 139 136 यहाँ पे 3 देश जो है कम हुए हैं, तो वही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हम इम्प्रूव इसको कहेंगे। अगर हम विश्व के सबसे दुखी देशों की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है सबसे दुखी देश है, उसके बाद देखा जाए तो लेबनान है, फिर जिम्बाब्वे है, रवांडा, फिर बोत्सवान। इस रिपोर्ट को जो बनाया जाता है उसकी जो रैंकिंग प्रदान की जाती है वो देखिए किन पर आधारित होती है। जो मतदान किया जाता है वो 6 कारकों को पर आधारित होती है और ये 6 कारक देख लीजिए कौन कौन से। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति कितनी है किसी की, ठीक है, सामाजिक सहयोग उनका, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा कितनी है, स्वस्थ जीवन जो है प्रत्याशा कितनी है उनकी, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कितनी, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, ये जो है इन 6 कारकों के आधार पे रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपके सामने जो है हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड है। टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर नीदरलैंड है। और टॉप अगर 5 अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की बात किया जाए तो अफ़गानिस्तान है, फिर उसका लेबनान है, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना है। ये देखा जाए तो ये कुछ सबसे दुखी देश हैं। वहीं भारत की स्थिति देख सकते हैं आप, 146 में से 136 है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत हम अच्छी स्थिति इसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का नीचे से देखा जाए तो 11वां स्थान आ रहा है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस देश का सुझाव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व प्रशंसता रिपोर्ट जो है वो जारी करने का जो है स्टार्ट किया था। किस देश का ये एक तरीके से विचार रहा है, ये किस देश का प्रस्ताव था। ठीक है, कि हमें विश्व में खुशहाली के आधार पर रिपोर्ट जारी करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वैश्विक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। प्रोफेसर दिनेश उपाध्याय, प्रोफेसर नारायण प्रधान, प्रोफेसर लोकराज सिंह या फिर प्रोफेसर मुकेश अस्थाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो उनका योगदान था उसके लिए। उन्होंने देखा जाए इन छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिज़ाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। प्रोफेसर नारायण प्रधान का जो शोध कार्य था वो देखिए किस क्षेत्र पर केंद्रित था, तो कार्य जो था उनका प्रकाश उत्सर्जक, अर्धचालक, नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। ठीक है, अगर हम पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है 1991 में स्थापित हुआ था, जीडी बिरला पुरस्कार। और ध्यान रखिएगा 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल्य और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। ठीक है, तो ये 50 वर्ष, ध्यान रखिएगा 50 वर्ष से कम आयु के जो लोग होते हैं और उनके द्वारा जितने भी विज्ञान से संबंधित किसी भी शाखा में अगर उनके द्वारा कोई कार्य किया हुआ उनकी उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है जीडी बिरला पुरस्कार से। और इस वर्ष जो 31वां जो है जीडी बिरला पुरस्कार मिला है वो प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। ठीक है, आते हैं अपने अंतिम प्रश्न में कि हाल ही में भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में कितने ट्रिलियन एन का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। 10 ट्रिलियन एन, 8 ट्रिलियन एन, 5 ट्रिलियन एन या फिर 4 ट्रिलियन एन। करेक्ट आंसर इस सी है। 5 ट्रिलियन एन का जो है भारत और जापान के बीच में एक जो है समझौता हुआ है कि ये दोनों जो है अगले 5 वर्षों में
इतने का निवेश किया जाएगा जापान के द्वारा भारत में। 5 ट्रिलियन एन का, एन जो है जापानी मुद्रा है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए जापान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान कौन, फोमियो किशिदा, वो भारत यात्रा में थे और उस दौरान ये समझौता हुआ है। और इस दौरान जो है नई दिल्ली में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन था और इस सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच जो 6 समझौते हुए हैं उसमें साइबर सुरक्षा, अपशिष्ट जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन एन 3.2 लाख करोड़ या फिर 42 अरब डॉलर का निवेश निवेश लक्ष्य निर्धारित किया। ध्यान रखिएगा, जापान जो है वो अगले 5 वर्षों में भारत में कितना निवेश करेगा, लगभग 5 ट्रिलियन एन, यानी कि अगर हम उसको कन्वर्ट करें रुपी में तो 3.2 लाख करोड़ या फिर अगर हम उसको डॉलर तो यहाँ पे 42 अरब डॉलर। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है जापान के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है ये जापान जो है कि इस राशि को अगले 5 वर्षों में भारत में निवेश करेगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि प्रधानमंत्री जो हैं फोमियो किशिदा जापान के, ये जब इन्होंने पद अभी जब धारण किया उसके बाद से इनकी ये भारत की पहली यात्रा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चूँकि हम जापान की बात करें दोस्तों तो ये देखिए जापान का आपके सामने मैप खुला है। जापान की स्थिति देखा जाए प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये देखा जाए तो अगर हम चाइना के देखें तो ईस्ट की तरफ है चाइना, और यहाँ पे देखा जाए तो रशिया आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना जो है आपको दिख रहा है। और ये देखा जाए तो सी ऑफ जापान और नॉर्थ पैसिफिक सी के बीच में स्थित है जापान, जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि यहाँ पे देखिए ये एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, लेकिन 4 से 5 सबसे प्रमुख द्वीप हैं। तो किस द्वीप पर स्थित है यहाँ की राजधानी टोक्यो, आप लोगों ने मुझे पहले ही बताया लेकिन फिर से बताइए, ठीक है। उसको ये भी कहा जाता है मुख्य भूमि का देश, मतलब भाग कहा जाता है, ठीक है। जापान की मुख्य भूमि भी उसको कहा जाता है। और टोक्यो, और यहाँ की जो मुद्रा है जापानी एन है। जापान के जो सम्राट हैं नारुहितो जो है वहाँ के सम्राट हैं, और प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस वर्ष मनाया गया, और साथ ही साथ मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो खुशी दिवस है वो किस तारीख को भी मनाया जाता है, ये भी मुझे बताइएगा। डेट भी मुझे बताइएगा किस डेट को जो है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है, और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग डेली करंट अफेयर्स जो इधर बीच का गैप हुआ है, मैं कोशिश करूँगी इसी में जो है क्वेश्चंस को ऐड करती चलूँ, जिससे कि इस जो गैप के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट गई हैं वो भी आपकी कवर हो जाए, ठीक है। बाकी आपको जो डेली करंट अफेयर्स का PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।